ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रमुख ने ईडी के 5 नोटिसों को नजरअंदाज किया, मतलब हाजिर नहीं हुए। उन्हें शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। और आपको ये बता दें, न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के भेजे गए 5 सम्मन का आम आदमी पार्टी नेता ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 बार सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और आज इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। जिस सम्मन को लगातार लेकर यहां पर एक उलझन सी बनी हुई थी, वो सम्मन सही है या फिर नहीं है, तो आखिर ईडी जो है वो कोर्ट चली गई और ईडी ने कोर्ट में जाके बता दिया कि वो हाजिर नहीं हो रहे हैं बार बार सम्मन देने पर, और अब उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो ये तो खबर थी जो हमने आपको बताई है कि अब अरविंद केजरीवाल इस चीज को समझ रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम लोग भी समझ रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है, कौन इसके पीछे है, कि आखिर क्यों इस तरीके से लगातार विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है। ये हर बार हम आपको बताते हैं कि इस तरह की कार्रवाई, ईडी का इस्तेमाल टूल्स की तरह क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा ये बता दें आपको कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बहुत कुछ खुलकर बोला था और ईडी को करारा जवाब दिया था। ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन जो कि गिरफ्तार हुए हैं, और वो जब विधानसभा पहुंचे फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने ईडी की जो धांधलेबाजी है, जिस तरीके से ईडी लगातार विपक्ष को निशाना बना रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आप खुद सुनिएगा हेमंत सोरेन ने क्या क्या बातें कही हैं और वो अपने आप में किस तरफ इशारा कर रही हैं। केंद्र सरकार पर इशारा कर रही हैं, बीजेपी पर इशारा कर रही हैं, और आखिर ये कब तक होगा और अब आगे किसकी बारी होगी। लेकिन फिलहाल आपको हम थोड़ा और बता देते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या क्या कहा है, फिर आप सुनिएगा। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में कागज पटक कर दिखाए, 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब, आदिवासी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की एजेंसियों पर जो कहा है वो आपको बताते हैं कि मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे सोच समझकर अंजाम दिया गया है और राजभवन भी इस साजिश में शामिल है। दरअसल आज आपको बता दें कि दरअसल विधानसभा में जेएमएम गठबंधन के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था और इसी दौरान सदन को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन्होंने मुझे 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि अगर ये इससे जुड़ा एक भी कागज पेश कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि असल में अच्छा नहीं लगता एक आदिवासी का पनपना, एक आदिवासी का आगे जाना। लेकिन मैं भी आदिवासी हूं और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि किस तरीके से रणनीति की जा रही है पूरी, क्योंकि पहले राजनीति के तहत घेरा गया और उसके बाद बैकडोर से इस तरीके से ईडी को भेजकर और ये केस दर्ज करवाया गया। लेकिन एक भी पेपर अगर वो पेश कर दी तो मैं उन्हें मान जाऊंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हेमंत सोरेन बहुत सारी बातें कर रहे थे विधानसभा के अंदर और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा है कि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और शायद ये सब जानते हैं कि ईडी किसके कहने पर ये कार्रवाई कर रही है और क्यों कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा आपको हम ये बता दें कि हेमंत सोरेन को आपने सुना अभी, उसके बाद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या बातें कर रहे हैं वो बहुत अहम है ये समझना। कपिल सिब्बल ने भी बहुत सारी बातें की हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की जाती है सेक्शन 32 को लेकर, ये तमाम बातें वो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे केस स्टडी उन्होंने बताए हैं किन किन केसेस में इसका फायदा हुआ है और किन किन केसेस में नहीं हुआ है। तो वो यही सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि हमें समझने का मौका देना चाहिए कि हम कम से कम ये समझे कि हम किस के तहत याचिका अपनी दायर करें, हमारी सुनवाई किसके तहत हो सकती है। तो ये तमाम बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कपिल सिब्बल जो तमाम अभी कार्रवाई चल रही है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। दूसरा, हेमंत सोरेन जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और काम सारा ईडी कर रही है। ईडी की कार्रवाई के बाद ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आगे और क्या होगा, किस किस का नंबर अब आने वाला है और विपक्ष को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ, और वो मामला भी 32 के लायक नहीं। हाँ, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी इस मामले में हम इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये कहना कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए, कोई सुनवाई ना हो, केवल हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा कि किस मैटर्स में हमें यहाँ आना चाहिए और किस मैटर्स में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम रहता कि अगर हम ऐसी याचिका डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करेगी, एडमिट करेगी, नहीं करेगी। हमें तो इतिहास का मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। और मैं आज जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए, कोई पॉलिसी, कोई नीति बनानी चाहिए जिसके आधार पे जनता को मालूम हो कि कब सुप्रीम कोर्ट आए और कब नहीं आए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत भी दी। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधुले में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई। अमीश देवगन की सुनवाई हुई। नूपुर शर्मा जी की 32 पिटीशन थी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आई। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार है जनता का। उन्होंने 32 की पिटीशन फाइल की, वो पेंडिंग है।